आज हमसे रूबरू हैं मनोज जोशी। आप एक कोविड वॉरियर हैं। जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। जोशी जी, कोविड-19 का ये जो दौर जिसे हम दूसरी लहर कहते हैं, यूँ मान के चलें कि अब थोड़ा सा कम हो गया या ख़त्म हो गई है या बहुत कम पड़ी है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसने हमारे सामने बहुत सारे संकट पैदा किए, समाज के सामने, देश के सामने। क्या क्या आपके इस दौरान अनुभव रहे? सर्वप्रथम तो कहूँ कि स्वयं का अनुभव बहुत कटु रहा कि ये जो दौर आया और उसमें 31 मार्च को ही मेरी माताजी शांत हुए कोविड से ही। तो उसके बाद जो हमारे हिंदू समाज में एक रहता है कि कोई संकल्प करें, तो माताजी की मृत्यु के पश्चात एक संकल्प किया कि भाई कुछ अपने को भी करना चाहिए। और उसका भाव इसलिए भी उत्पन्न हुआ कि उन 12 दिनों में मेरे यहाँ पे भोजन कहीं और से आ रहा था। पड़ोसी तैयार थे, पर रिश्तेदारों ने कहा कि हम पहुँचाएंगे आपके यहाँ भोजन। पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, मैं नॉन पॉजिटिव था, छोटी बेटी नॉन पॉजिटिव थी। तो लगा कि भोजन कैसे बनाएं, क्या करें। उस प्रयास में एक संकल्प लिया और फिर कुछ मित्रों से चर्चा करी कि दौर तो खराब है, हम क्या करें। और चूंकि पिछले वाला जो फर्स्ट फेज़ आया था उसमें हम कुछ मित्रों ने, व्यापारी समूह ने, जो उस टाइम में पुलिस और ये चौराहों पे बैठे थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, उनको हम नींबू की चाय बना करके पिलाते थे। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो वो चर्चा चली और हमारे कुछ मित्र थे, मैं चूँकि कुछ स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो पुष्कर जी लोहार हमारे एक मित्र हैं, सत्यनारायण जी गुप्ता दिवाली में रहते हैं, और हम सब अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले। पंकज जी पालीवाला अध्यापक हैं, पुष्कर जी पेंटर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी कुछ करते हैं, क्या करें। तो मैंने कहा भाई साहब, संकट मेरे घर पे तो लोग भोजन दे गए और दौर कोरोना का गहरा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में जो अस्पतालों में भर्ती हैं और अभी कहीं से कोई सेवा उनकी कर नहीं रहा है, कहीं से भोजन उनको मिल नहीं रहा, उनकी स्थिति बड़ी विषम है, उन तक अपन भोजन पहुंचाने का प्रयास करें। तो मैंने कहा कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। मैंने कहा कुछ हम करते हैं, शुरू करते हैं और अपने आप फिर देखते हैं जैसा होगा, कि कब तक करेंगे, जब तक अपना सामर्थ्य और जब तक ईश्वर हमको सहयोग करे। क्योंकि हम जो स्वयंसेवी संगठन से जो हम मानते हैं कि ये जो नर सेवा नारायण सेवा का कार्य ईश्वरीय कार्य है, तो करते रहते हैं जब तक चलेगा, ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है। और आप सबकी शुभकामनाओं से लगभग हमने इसको करीब 50 दिन तक इस भोजनशाला को दोनों टाइम नियमित चलाया। मनोज जी, कि ये भोजनशाला आपने कब बनाई, कहाँ बनाई, और उसके लिए बाकी सारी चीज़ें जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनकी व्यवस्था कब और कैसे हुई? जैसा मैंने बताया, हम जो चारों मित्र, पुष्कर जी लोहार पेंटर हैं पेशे से, मैं, मेरा खुद का स्वयं का उद्योग है, और पंकज जी अध्यापक हैं। तो हमने कहा अपन चालू करते हैं, कहाँ करेंगे। तो पंकज जी ने कहा कि हमारे साथ गोरेला के एक सुरेश जी पालीवाल हैं, और उन्होंने उनसे पहले जिक्र किया था कि अब कभी आप ऐसा कोई सेवा कार्य करो तो भोजन बनाने में आऊँगा और वो निःशुल्क बनाऊँगा। तो हमारी सबसे पहली चिंता खत्म हो गई कि भोजन कौन बनाएगा। यानी आपको कुक मिल गया? कुक मिल गया हमारे को। और उन्होंने कहा कि, उनको हमने कहा कि भाई अपने को तो सवेरे 10:30 बजे तक हॉस्पिटलों में भोजन पहुंच जाना चाहिए, शाम को 5:30 बजे तक भोजन, या 6 बजे तक भोजन पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी 2 गरीब महिलाओं को मैं जानता हूं जो दोनों अकेली हैं, तो वो आ जाएंगी और पास में ही रहती हैं, हिरणमगरी के अंदर। हमने विद्या निकेतन स्कूल वालों से बात करी कि हम ऐसे एक कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके परिजनों को भोजन बना के देना चाहते हैं, तो आपकी जो भोजनशाला है विद्यालय की, इसको अगर हमको दे दो तो हम हमारा काम कर लें। तो स्कूल ऐसा आगे आया कि उसने कहा ये सारे बर्तन हमारे यहाँ का चपरासी जो है वो भी, जो सुरक्षाकर्मी वो भी, और ये जो ईंधन पड़ा हुआ है, पेड़ जो छंगाई करते हैं, ये सब आप वापरो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारे को ईंधन की समस्या ख़त्म हो गई, बड़े बड़े बर्तन चाहिए थे उसकी समस्या ख़त्म हो गई, जल की समस्या ख़त्म हो गई, हलवाई मिल गया। फिर हमने हमारा जो स्वयंसेवी संगठन है उसके अंदर हमने टटोलना शुरू किया। तो आसपास के लोगों से बात करी, तो 6 बजे 4 जने आते थे सब्जी काटने के लिए, 2 महिलाएं आ जाती थी, वो सहयोग करती थी, मैं स्वयं पहुंच जाता था 7:30 बजे, पुष्कर जी 8 बजे आ जाते थे। और ऐसे जब हमने ये रचना बनाई, लोगों से बात करी, तो किसी ने कहा तेल का पीपा मेरी तरफ से। सबसे बड़ा सहयोग जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, सब्जी मंडी के अध्यक्ष हमारे राजेश जी खिलवानी,
पहले दिन तो सब्जी लेकर के आ गए, एक बोरी आलू डाल दिया, एक बोरी प्याज डाल दिया, टमाटर मिर्च वगैरह डाल दी, मसाला वगैरह सारा। तो राजेश जी ने कहा कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो अब आज से आपको सब्जी नहीं खरीदनी है, और आपको 25 किलो 30 किलो 50 किलो 100 किलो जो सब्जी चाहिए हमारी सब्जी मंडी की तरफ से धर्मार्थ, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो निशुल्क आपको उपलब्ध रहेगी, आपका व्यक्ति लेने आ जाए बस हमारे पास। तो एक व्यक्ति को हमने सवीना से, हमारा जो कार्यकर्ता था, उसको कहा भाई साहब ऐसा ऐसा करना है। वो नित्य 10 साढ़े 10 बजे पहुंच जाते थे अगले दिन की सब्जी लेने। और जब जिसको पता पड़ा, किसी ने धन देने आया, कोई सामग्री देने आया, आटे का अंबार लग गया, दाल मसालों का अंबार लग गया। अंत में मतलब 20 दिन बाद तो हमको सबको हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि हमारे पास धन भी पर्याप्त है, सामग्री भी पर्याप्त है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और आपके मन में भाव है तो इसको आप रखिए अपने पास, हो सकता है अगला कभी कोई ऐसी पीड़ित समय आए तो उस टाइम हम आपको पुनः याद करेंगे, उस टाइम आप अपना सहयोग दे देना हमारे को। मनोज जोशी जी, यही इस देश की पहचान है कि विपत्ति में देखिए इस देश के नागरिक कैसे एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़े होते हैं। मनोज जी, आपने बताया कि भोजन बनाकर उसको जो कोविड-19 पॉजिटिव लोग थे उनके परिजनों को और अस्पतालों में आपने वितरित करवाने का कार्य किया। बताएं कि ये काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ या कम पड़ा, और कितने पैकेट्स किस किस तरह के आप रोज़ भिजवा पाते थे? हमने लगभग ऐसा माने कि मई के इस अप्रैल के लास्ट सप्ताह में हमने भोजनशाला को प्रारंभ कर दिया और हमने इसको 50 दिन तक चलाया। और एक मज़ेदार बात और बताऊंगा कि ये भोजनशाला चल रही थी, 5-7 दिन ही हुए थे, तो हमारे पास एक होटल व्यवसायी का फ़ोन आता है, उज्जवल जी मेनारिया, उनका एक प्राइवेट रिसोर्ट है, जीएम है। उन्होंने कहा कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बोलिए क्या करना, कि आप बोलो जो। तो हमने कहा हम तो क्या कहें, अगर आपके मन के भाव क्या है वो भी बताओ हमें, कि आप तन मन धन जो बोलो वो, और हमारा होटल का स्टाफ फ्री बैठा है। तो मैंने कहा आप इतना कर सकते हो क्या कि भोजन पैकेट बना करके भिजवा सकते हैं कहीं? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो वहाँ से नियमित 70 से 80 भोजन पैकेट शाम को ईएसआई हॉस्पिटल में 5 बजे उनका वहाँ से एक कर्मचारी लेके पहुँच जाता था, और हमारे स्वयंसेवी संगठन के जो साथी थे वो वहाँ खड़े रहते थे, वो वितरण करवा देते थे। ऐसे ही डीपीएस स्कूल वाले भी तैयार हुए, उनकी तरफ से भोजन पैकेट्स आने, और वो सब संपर्क हमसे ही कर रहे थे क्योंकि हमारे परिचित भी थे, उनको पता पड़ रहा था। और हम चूँकि हमने कई जगह कहा था, तो एक विषय तो आपने कहा कि ये कैसे चला, और सबसे मज़ेदार बात कि हमको वितरण में भी समस्या नहीं आई। जनरल हॉस्पिटल के अंदर भी भिजवाते थे करीब 250-300 पैकेट सवेरे, और 100 पैकेट 125 पैकेट 150 तक पहुँचे थे हम ईएसआई हॉस्पिटल में। सबसे ज़्यादा समस्या आईसीयू हॉस्पिटल में ही थी। जनरल हॉस्पिटल में तो सब जने देने को तत्पर थे, ईएसआई हॉस्पिटल में कोई नहीं पहुँचता था, जबकि था वो कोविड वार्ड, एक तरह से कोविड के सारे मरीज ज़्यादातर वहीं थे। बिल्कुल। और वहाँ का जो अनुभव है मेरा व्यक्तिगत, मतलब मेरी आँख में आंसू आ गए। वो लोगों को जब हम केवल एक दिन देखने के लिए गए कि कैसी व्यवस्था है, हमारे लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, तो वो जब भोजन पैकेट दे रहे थे तो अपने जैसे बहुत संभ्रांत घरों के लोग थे, और उन्होंने हाथ जोड़ करके उसको भगवान का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि ये आप ला रहे हो जो हमारे क्षुधा तृप्ति मिल रही है। और ये 4 दिन बाद जो शाम का भोजन वाला हुआ वो भी इसीलिए वहाँ से करवाया हमने। तब उन्होंने कहा कि आज आप लाए हो, शाम को कभी कभी थोड़ा कम रह जाता है। तो मैंने कहा नहीं, उसकी हम आपकी व्यवस्था और करवाते हैं। और एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जिन लोगों ने वहाँ पे हमसे ये सेवा जो हमने करी उसका लाभ लिया, ऐसे कुछ परिवारों के बाद में फ़ोन आए कि साहब उस समय हमारी समस्या थी, आपने हमारा सहयोग किया, अब हम तैयार हैं, हम तत्पर हैं, बोलो हम क्या कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। मनोज जी, थोड़ी सी बात करते हैं इसके वितरण की, क्योंकि ये समय ऐसा था जब ज़्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन था, यानी एक सामान्य व्यक्ति भी जा रहा है तो उससे पूछताछ भी होती थी, और ये पुलिस का और प्रशासन का कर्तव्य भी है कि लोग फालतू न घूमें। तो वितरण के समय जो लोग जाते थे उन्हें परेशानी नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। हमको प्रशासन में इसमें सहयोग मिला। हमने एसडीएम साहब को हमारे कुछ कार्यकर्ताओं की सूची दे दी थी,
तो उन्होंने आधार के साथ हमारे वो एक लिस्ट बना दी थी कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये भोजन लेकर के जाएं तो इनको रोके नहीं। तो और उसकी हमने फ़ोटोकॉपी हमारे जो कार्यकर्ता वितरण में जाते थे उनको सबको दे दी थी। अच्छा, कुछ अधिवक्ता जुड़ गए थे तो उन्होंने कहा हम काले कोट के अंदर हैं, हमको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, तो वो अपनी स्कूटी लेकर के आ जाता था, जबकि हम उनके पास भी था। दिनेश जी गुप्ता का मैं नाम लूँगा, हाथीपोल के पहले पार्षद रहे हुए हैं। तो वो आ गए कि भाई साहब मैं जाऊँगा ना, क्या दिक्कत है, कहीं पुलिस की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और मेरे को आपने ये मेरा परमिशन भी दिलवा दी है। तो हॉस्पिटल के अंदर वो और आसपास के जो कार्यकर्ता थे, हमने कोशिश ये करी कि जहाँ वितरण हो रहा है वो वहीं के लोकल जो हमारे स्वयंसेवी संगठन के साथी थे वो वहाँ के रहें, वो वहीं वितरण कर दें। और लाने ले जाने का जो था, कभी कभी होता था मैं मेरी कार में छोड़ देता था, कभी और कोई कार्यकर्ता अपनी कार में वहाँ तक पहुँचा देते थे। इस तरह से मतलब हमें पता ही नहीं पड़ा कि 50 दिन काम कैसे हुआ। मनोज जी, इतने सारे फूड पैकेट्स भिजवाए और अब जो है वो कोविड-19 का एक तरह से जो कहर था दूसरे दौर का वो लगभग थमा है, कम हुआ है। हालांकि ये आशंकाएं जताई जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है जो इससे भी ख़तरनाक हो सकती है। ये भविष्य की बात है, लेकिन इन सब के बीच में इस संकट ने, कोविड-19 के इस संकट ने आपको क्या क्या सबक दिए या हमें क्या क्या सबक दिए और उनसे हमने क्या सीखा? पहली चीज़ तो ये कि लापरवाह नहीं होना। कहीं ना कहीं मुझे मन में एक बोध भी होता है कि जब मेरी माताजी शांत हुई तो मैं उसके पहले मैं दांडी यात्रा में गया था। आज़ादी के 75 वर्ष के ऊपर जो दांडी यात्रा का जो प्रधानमंत्री जी ने आगाज़ किया था, तो मेरा सौभाग्य रहा, मुझे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से निमंत्रण मिला। तो हम राजस्थान से 5 जने थे, उसमें से मैं गया था। तो उदयपुर हमारा अहमदाबाद दांडी स्थान से लेकर के दांडी तक तो नहीं पर भरूच तक 75 किलोमीटर हम 5 दिन तक पैदल चले थे। वो सारे कोविड के नियमों की पालना हुई थी वहाँ पे। लौट करके मैं 16 को आया और बच्चे मेरे घूमने चले गए उसके पहले ही, कि उनको यूँ कि पिताजी कहीं बाहर गए तो हम भी जा सकते हैं। तो वो एक छोटी सी चीज़ मुझे लगी, शायद कहीं वो एक लापरवाही हुई हमारे यहाँ से, यानी कहीं से वायरस आ गया हो घर में, इस वजह से माताजी प्रभावित हुई। बच्चे जब बाहर जा रहे थे तो वो अपनी कुछ तैयारी कर रहे थे। मैं आया, हालांकि मैंने एयरपोर्ट पे मेरा कोविड का टेस्ट वहाँ में नेगेटिव था, पर हो सकता है कि मैं डोरमेंट कोरियर हूँ और उस वजह से माताजी का फर्स्ट डोज लग भी चुका था, पर चूंकि वो वीक थे, 80 साल के थे, तो वो संभावना है उनको कोविड होने की। हमने दोनों डोज भी लिए हैं, वैक्सीनेशन हो गए हैं। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि पहली चीज़ कि इस बीमारी को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना, जानलेवा है, आप किसी भी अपने को खो सकते हैं, पता भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो सरकार का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसकी ज़रूर से अनुपालना करनी चाहिए। आपका जब मौका पड़े तब लगवाना चाहिए। और जो सुरक्षा के नियम जो इसके लिए निमित्त है, जो कोविड प्रोटोकॉल जिसको हम कह रहे हैं कि अगर रेगुलर साबुन से हाथ धोने हैं, आपके पास छोटा कुरियर सैनिटाइज़र होना चाहिए और मास्क पहन के रहें। हमको खुशी है कि केवल 3 या 4 ही अब केवल पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। जो रियल सेंस में जो प्रेशर में है वो हैं हॉस्पिटल के कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस के, मतलब वो वाकई में उनको प्रणाम योग्य हैं। मेरे घर से भी डॉक्टर हैं, हमने उनको भी उस कंडीशन में देखा और बाद में वो भी कोरोना पॉजिटिव है, किसी वजह से कहीं चपेटे में आ गए। तो वो सब देख करके कहता हूँ कि सावधानी ही सुरक्षा है। मनोज जी, जाते जाते, चूंकि उदयपुर ने ये जंग लड़ी है और यूं कहें कि जीती भी है और उसमें आप और बहुत सारे लोगों का योगदान है, उदयपुर वासियों का कैसे आभार व्यक्त करेंगे और उन्हें क्या संदेश देंगे? उदयपुर की जनता को मैं ये कहूँगा कि बहुत सहिष्णु, बहुत समझदार जनता है। हमने कोरोना का अगर ये पूरा ये 1.25 साल का समय देखें तो उस टाइम भी जैसे सरकार के निर्देश आए, जो नियमों की पालना का जो संदेश आया, उसके अनुरूप लोगों ने काम किया। प्रथम दौर से मैं देख रहा हूँ हमारे पास तैयारियाँ नहीं थी। तो उदयपुर के एक एंटरप्रेन्योर आया था मेरे पास, मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो कि सर मैं फेस शील्ड बनाना चाहता हूँ, आप मुझे कैसे मदद करेंगे। तो ऐसे नए नए लोग आकर के उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप से भी इस पीड़ित
समय में जो मदद कर सकते थे या जो प्रयास कर सकते थे जो भारत में नहीं होता था वो बनाए। एक व्यापारी है, उसने चश्मा जो कोविड डॉक्टर्स पहनते हैं उसका निर्माण उदयपुर में किया। तो उदयपुर इस मामले में आगे भी रहा कि कहीं ना कहीं हम जो ये वैश्विक लड़ाई है उसमें हम अपना भी योगदान दें। सबसे खूबसूरत शहर, सबसे बढ़िया शहर दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, तो ऐसे ही नंबर 1 यहाँ के नागरिक हैं। बहुत अनुशासित तरीके से मैंने देखा कि इस पूरे कालखंड में जब कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू जैसा बना तो लोग बाहर भी नहीं गए, अपने हिसाब से अपना काम करते रहे। हाँ, अभी थोड़ा सा जब बाज़ार में निकला और आज मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों में थोड़ा भय कम हो गया है। वापस मास्क हटाना शुरू, गप्पे मारना शुरू, एक दूसरे के पास जाना शुरू। हाँ, ये थोड़ा सा मैं संदेश देना चाहूँगा कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कोविड घटा। जी, मनोज जोशी जी, आपको लेक सिटी और रेडियो लेक सिटी का सलाम।